Hello everyone, most welcome to our Technomath YouTube channel, and today we will discuss about Article 17 and Article 18 and इसी के साथ हमारा जो है राइट टू इक्वालिटी आज कवर हो जाएगा। सो राइट टू इक्वालिटी के बाद हम स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल्स 19 टू 22। सो इन लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 16 के ऊपर पढ़ा था, उसको इलेबोरेट फॉर्म में अच्छे से स्टडी किया था, उसके ऊपर केस लॉज हमने पढ़े थे। आज हमने आर्टिकल करनी है 17 एंड आर्टिकल 18। बहुत आर्टिकल्स जो हैं बहुत स्मॉल स्मॉल आर्टिकल्स हैं, इसलिए आज दोनों आर्टिकल्स जो हैं कवर हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 किस चीज के रिगार्डिंग बात करता है? आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी के बारे में कि जब अनटचेबिलिटी जो होती थी ये कहीं वैसे डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है कि एक सोशल प्रैक्टिस को लेके हम बोलते थे कि कुछ ऐसे डिप्रेस्ड क्लासेस होती थी जिनके ऊपर जो है ये स्पेशली हम बोलते थे, जिनको अनटचेबल बोलते थे। लोअर क्लासेस जो होती थी, जो मर्सीफुल जो होती थी, जिनके ऊपर जो मतलब कि कह सकते हो कि जैसे लोअर कास्ट होती थी, अनटचेबल बोलते थे, छुआछूत बोलते थे, जिनको एंटर तक नहीं किया जाने देते थे टेम्पल्स में या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे। और इवन वो लोग ये सोचते थे कि इनको टच करने से वो लोग जो हैं पल्यूट हो जाएंगे, इस तरीके से। तो अनटचेबिलिटी उसी चीज़ को बोलते हैं, सोशल प्रैक्टिस को। सो ये डिफाइंड नहीं है कहीं भी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म डिफाइंड है और ना ही किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर ये डिफाइंड है। सो आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन। जो इसकी प्रैक्टिस है ये फॉरबिडन है और पनिशेबल एक्ट है। अब अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है, अगर इसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो वो जो है पनिशेबल होएगा। सो उसको पनिशमेंट होएगी। सो अनटचेबिलिटी जो है पूरी तरह से एबोलिश्ड है। तो इसके ऊपर एक जो था इम्पोर्टेंट जजमेंट भी था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एक बार अनटचेबिलिटी का। First of all, I already told you, untouchability is neither defined in the Constitution nor in the Act. So, untouchability कहीं भी defined नहीं है। हम अपनी सेंस से अगर लेके चलें तो इसका मतलब यही है, jurists ने भी यही बोला है कि it refers, untouchability refers to social practice which looks down upon certain depressed classes solely on account of their birth। कि अगर उसी कास्ट के अंदर किसी का बर्थ भी हो जाता था, जन्म के हिसाब से किसी के बर्थ के अकाउंट पे जो है इन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी का सलूक किया जाता था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जाता था। देयर बर्थ एंड मेक्स एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम ऑन दिस ग्राउंड। इसी ग्राउंड के ऊपर हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है इन लोगों के साथ किया जाता था। देयर फिजिकल टच, इवन इनका फिजिकल टच अगर कहीं हो भी जाता था, गलती से भी ये लोग टच कर लेते थे, तो ये समझा जाता था, कंसीडर किया जाता था कि इन्होंने बाकियों को भी पल्यूट कर दिया है। सो इस तरीके से इनके साथ सलूक किया जाता था। Such castes which were called untouchables were not to draw water from the same wells। वो कुएं से पानी लेने के लिए भी उनको इनकार किया जाता था, उसके आसपास भी उनको जो है टहलने नहीं दिया जाता था। यूज द पॉन्ड, इवन घाट, टैंक, कुछ भी उनको यूज नहीं किया जाता था, जो कि हायर कास्ट के लोग जो थे वो यूज करते थे। तो उनके आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था इन लोगों को, लोअर कास्ट के जो लोग थे। So they were not allowed to enter some temples and suffered many other disabilities। So इस तरह से अगर उनको कोई बीमारी भी होती थी, कोई डिजीज भी होती थी, तो उन लोगों का इलाज करने की बजाय उनको बाहर फेंक दिया जाता था। So इस तरह से इन लोगों के साथ जो बिहेवियर होता था अनटचेबिलिटी का। So अब जो है, जो केस भी है, केस के बिहाफ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोल दी है कि जो अनटचेबिलिटी जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से खत्म
हो जाना चाहिए। इसीलिए ये चीज जो है फंडामेंटल राइट की तरह जो है हमें अब दे दी गई है, उन लोगों को दे दी गई है जो लोगों के साथ ये सलूक किया जाता था। सो आर्टिकल 17 जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट होएगी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन को कोई दूसरा पर्सन कुछ अनटचेबिलिटी, कुछ लोअर कास्ट के रिगार्डिंग कुछ बोल देता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर देता है, तो वो पर्सन जो है एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट है अपने इस चीज को क्लेम करने के लिए, उस पर्सन के अगेंस्ट जाने के लिए। आर्टिकल 17 के अंदर वो चीज जो है पनिशेबल की जा सकती है, उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है। सो इस तरह से ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी जो है अवेलेबल है ये आर्टिकल। स्टेट के अगेंस्ट तो है ही, अगर स्टेट भी करता है, स्टेट को जो है पूरी तरह से इसके ऊपर जो है गौर करना है और स्टेट जो है किसी भी तरीके से ऐसा जो है प्रैक्टिस नहीं होने देगा। और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस कोई पब्लिक, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई सिटीजन करता भी है तो उसके अगेंस्ट एक्ट जो लेना है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जो इम्पोर्टेंट केस था इसी आर्टिकल के ऊपर वो था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइडेड हैं, जो कि कंटेंट हैं कौन कौन से आर्टिकल के अंदर? 3 आर्टिकल्स के अंदर। फर्स्ट 17 आर्टिकल, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये कि हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 को। इन्होंने बोला कि ये अगर वायलेटेड होते हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, देन किसकी ड्यूटी है? जो मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुकी हूँ, वही थ्योरी इसमें लिखी है मैंने कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इन तीनों आर्टिकल्स के अंदर कोई राइट गिवन है, जो भी अगर ये राइट को वायलेट करता है तो क्या होएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर। ये ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंटरडिक्ट सच वायलेशन। उस वायलेशन को देखने के लिए, उस वायलेशन को देखने के लिए और पनिश करने के लिए उस पर्सन को, तो जो टेक करना, नेसेसरी स्टेप्स उठाना, इनिशिएटिव लेना किसका काम है? स्टेट का काम है। फॉर आगे एंड इंश्योर दैट सच पर्सन शुड रिस्पेक्ट द राइट, एंड ये इंश्योर करना है कि हर पर्सन जो है और वो पर्सन जिसने वायलेट किया है उसको इस राइट का पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना है। एंड मेयरली बिकॉज द एग्रीव्ड पार्टी, अब एग्रीव्ड पार्टी कौन है? एग्रीव्ड पार्टी इज अ पर्सन जो कि जिसके अगेंस्ट जो है इस पर्सन ने बोला हो, जिसको लोअर कास्ट के ऊपर अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ बोल दिया गया हो। सो वो हमारी होती है एग्रीव्ड पार्टी, जिसके ऊपर एक्ट किया हो, जिसके ऊपर ऑफेंस कमिट किया हो। सो could himself protect or enforce his invaded fundamental right did not absolve। सिर्फ और सिर्फ जो लोअर कास्ट पर्सन है सिर्फ वो अपनी फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करे, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि अपनी राइट को जो है वो खुद देखे। अगर उनको कोई बोलता है, कुछ उल्टा बोलता है, कुछ भी अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी करता है, प्रैक्टिस करता है, आर्टिकल 17 के अंदर जो ऑफेंस है, तो उस चीज के रिगार्डिंग सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल का ही काम नहीं है, इसके रिगार्डिंग क्या है? इसके रिगार्डिंग स्टेट का भी एक काम है, स्टेट की भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इसके ऊपर। सो स्टेट की फुल ड्यूटी है कि पर्सन को इस चीज से जो है बचाना है, उसको प्रॉपरली आर्टिकल 17 जो है उसके अंदर जो राइट प्रोवाइडेड है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है, वो उन लोगों को प्रॉपर वे में वो राइट जो है देना है। किसी भी तरह की उस राइट की इन्फ्रिंजमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सो आगे इसी आर्टिकल के बेसिस के ऊपर जो भी जितने भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आई थी एंड बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस भी आए थे, जो कि हम लैंडमार्क जजमेंट्स जब हम करेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग आई थी। अभी लास्ट 2 सालों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आर्टिकल 17 के ऊपर आ रही हैं। सो होपफुली
आर्टिकल 17 जो है सबको समझ आ गया होगा। 17 के बीच जो भी है मैंने क्लोजेस दोनों बताए हैं कि एक तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और ये पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस जो है फॉरबिडन है। तो तीसरी चीज हमने अनटचेबिलिटी का मीनिंग देखा और इसका मीनिंग जो है स्टैट्यूटरी तो कोई मीनिंग नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है और ना ही ये जो है किसी लेजिस्लेशन किसी और एक्ट के अंदर डिफाइंड है। उसका मीनिंग देखा। मीनिंग के बाद हमने जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो डिस्कस की। अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल 18 को। आर्टिकल 18 के अंदर भी एबोलिशन ही है। 17 के अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी थी और इसके अंदर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। इसके ऊपर क्या है, फर्स्ट क्लोज ने क्या बोला था कि कोई भी किसी भी तरह का कोई टाइटल जो है कन्फर नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। स्टेट को स्पेशल टाइटल नहीं देगा किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। इन दोनों को छोड़ के और कोई भी टाइटल जो है एंटरटेन या कन्फर जो है नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान रखना है। क्लोज 1 के अंदर कौन कौन से जो है एक्सेप्शन है, मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स। ये दो चीजें हैं। नेक्स्ट जो है क्लोज 2। क्लोज 2 के अंदर क्या था कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का किसी भी तरह का टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहां से? फॉरेन स्टेट से। फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये है 18 का क्लोज 2। नाउ 18 क्लोज 3। 18 क्लोज 3 के अंदर क्या था कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो शेल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। अंडर द स्टेट मीन्स अपने इंडिया में कोई भी ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड कर रहा है, जो कोई ट्रस्ट चला रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कहां से? किसी भी टाइम फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। क्योंकि अब वो पर्सन जो है हमारा यहाँ का सर्वेंट है, हमारा सिविल सर्वेंट है, जो भी है पब्लिक सर्वेंट है। एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, जो भी स्टेट के अंदर कोई भी वो पोजीशन जो है होल्ड कर रहा है, जॉब कर रहा है सरकारी, तो वो पर्सन प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना, कंसेंट के बिना किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्लोज थी 18 की थर्ड क्लोज। होपफुली क्लोज 18 की फर्स्ट एंड क्लोज 2 एंड क्लोज 3 जो है क्लियर है। फर्स्ट क्लोज एक्सेप्शंस है मिलिट्री एंड एकेडमिक, बाकी सारे टाइटल और कोई टाइटल नहीं होएगा। 18 क्लोज 2 के अंदर कि जो है एक्सेप्ट नहीं, इंडिया का सिटीजन जो है कोई भी किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी फॉरेन स्टेट से। ये तो अपने सिटीजन के लिए है। और 18 क्लोज 3 के अंदर है फॉरेनर्स के लिए। अगर कोई फॉरेनर यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या कोई ट्रस्ट चलाता है, तो वो पर्सन जो है प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना किसी भी तरह का जो टाइटल है फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ मूविंग ऑन क्लोज 4 ऑफ 18। इसके अंदर क्या था, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट अम्यूलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। फर्स्ट में तो क्या था, टाइटल का था। और क्लोज 4 के अंदर क्या है, क्लोज 4 के अंदर बोला गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी फॉरेनर अगर हमारे इंडिया में, हमारे स्टेट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या कोई ट्रस्ट चलाता है, तो वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना, उसकी रजामंदी के बिना, कंसेंट के बिना किसी भी तरह का प्रेजेंट अम्यूलमेंट्स और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी तरह की ये चीजें जो हैं एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है। 18 क्लोज 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइटल के बारे में बोला है। 18 क्लोज 4 के अंदर बोला है प्रेजेंट अम्यूलमेंट, ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। एनी फॉरेन स्टेट ध्यान रखना, एनी फॉरेन स्टेट, नॉट अ नेटिव, एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से। होपफुली ये जो है दोनों आर्टिकल्स इजी थी, वैसे ये समझ आ गई होंगी सबको, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। नाउ
हम जो नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कवर करेंगे, आर्टिकल्स 19 to 22, जिसके अंदर आर्टिकल 21 जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसके ऊपर केस लॉज बहुत सारे हैं, उनको हमने स्टडी करना है, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ राइट टू लाइफ ही प्रोवाइड नहीं करती है, भले ही उसका जो टाइटल है राइट टू लाइफ है, लेकिन राइट टू लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें इसके अंदर जो है कवर होती हैं। इसके अंदर हमें ह्यूज राइट्स जो हैं प्रोवाइडर हैं आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू लाइफ तो हमारा फर्स्ट राइट वहाँ पे प्रोवाइडर है। सो इसके साथ हमने बहुत सारे केस लॉ स्टडी करने हैं आर्टिकल 21 के अंदर। 19 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके अंदर हमें फंडामेंटल्स जो फ्रीडम्स जो प्रोवाइडर हैं वो हमें स्टडी करनी है। सो होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इसके अलावा अगर कोई भी हमारा जो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अगर फंडामेंटल राइट्स के पिछले कोई आर्टिकल्स पढ़ने हैं, स्टेट का मीनिंग देखना है, या आर्टिकल या पार्ट 1 पार्ट 2 के ऊपर कोई भी किसी तरीके के नोट्स चाहिए हों, तो हमारे सारे ही लेक्चर्स जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। सो विजिट कर सकते हो और हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इसके ऊपर भी वही सेम लेक्चर्स जो हैं मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। So thank you for watching this lecture and bye bye for now.